हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूटी पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, एरड़ अभिलेख किसका है? एरड़ अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग जो होते हैं ये वेदों की व्याख्या के लिए इनकी रचना की गई है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? पाषाण काल को 3 भागों में साक्ष्यों के आधार पर बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले काल को कहा जाता है पुरा पाषाण काल, फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर इसके बाद आता है नव पाषाण काल। चौथा प्रश्न दिया गया है, आरंभिक पुरा पाषाणकालीन उपकरण उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में बेलन घाटी जो क्षेत्र है वहाँ से आरंभिक पुरा पाषाणकालीन उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा टीले की खोज किसने की? हड़प्पा टीले की खोज दयाराम साहनी जी द्वारा 1921 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? तो हड़प्पा कालीन रोपड़ जो स्थल था ये पंजाब प्रांत में सतलज नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं, दायमाबाद किस नदी के दक्षिण में स्थित था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सबसे दक्षिणी स्थल था, सबसे साउथ या दक्षिणी स्थल था दायमाबाद। इसकी अवस्थिति महाराष्ट्र राज्य में थी, तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुचारण और खेती करना, इनका प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता कौन हैं? ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता हैं अत्रि। अत्रि ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता हैं। तो जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से 7 मंडल हैं, इसे मुख्य मंडल माना जाता है, शेष मंडल बाद में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद के किस मंडल से मिलती है? तो चतुर्वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है, जिससे चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। चतुर्वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त से। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर वैदिक काल का समय है। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच का काल उत्तर वैदिक काल का समय है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभनाथ। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम साहित्य। अगला प्रश्न दिया गया है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश मृगदाव सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सारनाथ में ही जगह पड़ती है मृगदाव, तो मृगदाव में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आप लोग कमेंट में बताइए कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थल पर दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन किस पुस्तक में किया गया है? भगवान बुद्ध जो हैं उनके उपदेश और संवादों का संकलन सुत्त पिटक में किया गया है, तथा बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम कानून की पुस्तक है वो है विनय पिटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने 483 ईस्वी में की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, इस समय मगध का सम्राट था अजातशत्रु, इस समय मगध का सम्राट था। अगला प्रश्न दिया गया है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुई थी, और जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और अगला प्रश्न दिया गया है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी ये कनिष्क के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न दिया गया है,
बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है? भगवान बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विष्णु का 9वां अवतार किसे माना जाता है? तो विष्णु का 9वां अवतार भगवान बुद्ध को माना जाता है तथा जो 10वां अवतार है वो कल्कि अवतार को माना जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न दिया गया है, अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद वर्तमान में बिहार का मुंगेर जो जिला है और भागलपुर जिला है वहाँ पर चंपा ये महाजनपद हुआ करता था। चंपा शहर हुआ करता था जिसकी अंग जनपद था तथा चंपा उसकी राजधानी थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अयोध्या नगर किस महाजनपद में स्थित था? अयोध्या जो नगर है ये कौशल महाजनपद में स्थित था। अभी जो कल यूपीएससी की परीक्षा आयोजित हुई है उसमें कौशल से संबंधित या अयोध्या नगर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि जो कौशल महाजनपद था किस नदी के तट पर स्थित था? सरयू नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रामग्राम की कोलियों का गणराज स्थित था। जब महाजनपद काल था उस समय महाजनपदों के अतिरिक्त कई छोटे छोटे गणराज्यों का भी अस्तित्व पाया जाता था, जिसमें रामगढ़ ताल जो गोरखपुर क्षेत्र था वहाँ पर एक गणराज अवस्थित था जिसे रामग्राम के कोलियों का गणराज माना जाता था। ये गोरखपुर में रामगढ़ ताल के पास अवस्थित था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मगध के किस राजवंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? पितृहंसा वंश के रूप में जाना जाता है हर्यक वंश को। हर्यक वंश के प्रमुख शासक हुए बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे यहाँ के प्रमुख शासक हुए। इसके बाद यहाँ पर मगध में नंद वंश की स्थापना होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया तथा वह श्रवण बेलगोला चले गए थे। श्रवण बेलगोला यहीं पर इनकी संलेखना विधि के माध्यम से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस भारतीय सम्राट का नाम यूनानी स्रोतों से सेंड्रोकोट्स मिलता है? तो यूनानी स्रोतों में सेंड्रोकोट्स नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल के अलावा गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह तो कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें अल्लादीनो भी एक प्रमुख स्थल है जहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। जैसे सुक्कांगेडोर और सुकोतड़ा से भी गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ लोथल से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर शहर की स्थापना मगध सम्राट अशोक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी पुस्तक है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम जो जैन परिषद थी इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के किस स्थल से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर वैदिक काल में एक स्थल था अतरंजी खेड़ा जहाँ से उत्तर वैदिक काल से संबंधित लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किन ग्रंथों की रचना वेदों की व्याख्या के लिए की गई है? तो वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है जो गद्य में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद जो है ये अथर्ववेद का उपवेद है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में राजा को कहा जाता था? तो पूर्व में राजा को गोपति कहा जाता था क्योंकि उस समय जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी उसे ही गोपति की संज्ञा दी जाती थी। अगला प्रश्न दिया गया है, मौर्य वंश का कौन सा शासक आजीवक संप्रदाय को मानता था? तो मौर्य वंश का जो शासक था बिंदुसार इसने लास्ट में अपने जीवन में आजीवक संप्रदाय को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक के किस शिलालेख में रानी कारुवाकी का उल्लेख है? तो रानी जो कारुवाकी थी इनका उल्लेख मिलता है राजा अशोक के
प्रयाग शिलालेख से। अगला प्रश्न दिया गया है, शुंग वंश का संस्थापक था। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश को समाप्त करने के बाद की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात राज्य के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय प्राप्त है। भारत में सबसे अधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय कुषाणों को प्राप्त है। अगला प्रश्न इन्हीं से संबंधित है। प्रश्न दिया गया है, कुषाणों की प्रारंभिक राजधानी थी। तो कुषाणों ने अपनी दो राजधानी बनाई थी, जिसमें इनकी प्रारंभिक राजधानी थी पुरुषपुर, जो वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है, और इनकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के हैं वो कुषाणों ने ही चालू किए थे। तो कुषाणों का जो संस्थापक था विक्रमादित्य, इसने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूरी प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।